अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत में रखे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किया था स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, और वहाँ पर CP/CV की वैल्यूज़ निकालना सीखी थी। आज हम देखेंगे गैसेस पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गैसेस लॉ। ठीक है, गैसेस लॉ। मार्कर भी आज सही नहीं है, नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो इससे दोबारा कर लेते हैं। गैसेस लॉ, उसी तरह बेसिक लॉ पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ के आते हो और फिर सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी पढ़ते हो। ठीक है, वही बेसिक्स लॉज हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपके पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बेटा, स्टेटमेंट लिखवाना जरूरी है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना आराम से कह दूंगा कि आप लोग वर्बली लिख लोगे। ठीक है, तो मेरी मेहनत बच जाएगी। ठीक है, सो डेफिनेशन या हम कहेंगे बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट लिख लो। द फिक्स्ड मास of a gas of a volume is inversely proportional to the pressure at constant temperature. At constant temperature, the fixed mass of a gas of a volume is inversely proportional to the pressure at constant temperature. अगर हम इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ की बात करें तो वो हमारे पास बनती है P is inversely proportional to pressure at constant temperature. ठीक है, एक स्पेसिफिक मास का वॉल्यूम जो वो बनाता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात हमें बताया बॉयल्स लॉ ने। उसने एक्सपेरिमेंट किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर और उसे ये नताइज मिले कि वॉल्यूम किसी भी मास का प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपसे कोई बॉयल्स लॉ इक्वेशन कह दे और ऑप्शन में ये गिवन हो तो ये लगा के आना, और अगर ऑप्शन में गिवन हो ये तो ये लगा के आना। इसके अलावा कोई तीसरी होगी तो वो बॉयल्स लॉ इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वो फिर हम खुद बनाते हैं। ये बॉयल्स लॉ को प्रूफ कर रही है, ये भी बॉयल्स लॉ को प्रूफ कर रही है। प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स रिजल्ट दैट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो चीजों का प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये इक्वेशन भी बॉयल्स लॉ को पूरा कर रही है, ये इक्वेशन भी बॉयल्स लॉ को पूरा कर रही है। ठीक है, तो अगर कोई बॉयल्स लॉ इक्वेशन बोल दे तो ये दो होंगी। ठीक है, बाकी जो हम खुद बनाते हैं, हम PV इक्वल टू के इस इक्वेशन से आगे बढ़ाते हैं कि P1 इनिशियल में P1 V1 इक्वल टू के, इसको हमने पहली इक्वेशन कह दी। P2 V2 इक्वल टू के, इसको हम लोगों ने दूसरी। ठीक है, और फिर हम लोग इनके कॉम्बिनेशन से बनाते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। किसी भी स्पेसिफिक मास का ये इक्वेशन बनता है जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं।
एक स्टेटमेंट तो हम लोगों ने ये बना ली, लेकिन अगर एक और डेफिनेशन आ जाए तो भी वो बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक है, वो डेफिनेशन लिख लो या वो स्टेटमेंट लिख लो। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is directly proportional to the mass at constant temperature. Again repeat, the product of pressure and volume is directly proportional to the mass at constant temperature. मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि इसकी अब नई इक्वेशन बनाएंगे। मार्कर्स भी यार, वो है PV इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, और हम जब इस तरह की इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, और अगर हम इनिशियल और फाइनल बनाएंगे तो एक हमें ये इक्वेशन देगा, और ये इक्वेशन प्रूफ होती है बॉयल्स लॉ से। P1 V1 ओवर M1 इक्वल टू P2 V2 ओवर M2। यहां तक क्लियर है? एक और चीज, अगर हम यहां से P1 ओवर P2 बनाएं इस इक्वेशन से, तो यहां से आपके पास बनेगा M1 ओवर V1 अपॉन M2 ओवर V2, और यहां से एक नई इक्वेशन हमें मिलेगी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ये इक्वेशन हमें प्रूफ करती है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और ये बात भी हमें किसने बताई है? बॉयल्स लॉ ने बताई है। सो प्रेशर इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, और ये इक्वेशन हम लोगों ने बना ली। अगर कभी कभार प्रेशर और डेंसिटी का सवाल आ जाता है तो आप इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बॉयल्स लॉ के ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलें। बॉयल्स लॉ का ग्राफ दरअसल होता है, तमाम ज्यादातर जो गैसेस का ग्राफ होता है वो होता है पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ बोले तो प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ। ठीक है, सो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ पहली कंडीशन है प्रेशर एंड 1/V, और दूसरी कंडीशन है प्रेशर एंड V। ये दो तरह का ग्राफ है, और पहली बार मेरे इंटर एग्जाम में ये वाला ग्राफ आया था और मैं लगा के आ गया ये वाला, और मेरा जवाब हो गया था गलत, और मेरा एक नंबर कट गया। क्योंकि उस टाइम मुझे इन ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो आज समझते हैं, अगर आपके पास प्रेशर है और 1/V है तो हमें क्या समझ आता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। तो प्रेशर और वॉल्यूम जब अकेले अकेले होंगे तो समझ आती है वो ये। फिर क्या होगा, फिर हम इसका ग्राफ इनवर्स का बना सकते हैं, और इनवर्स का ग्राफ एक बढ़ता है और एक कम होता है। अगर यहां से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर पीवी का ग्राफ आ जाए तो ये कर्व लाइन बनाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं
हाइपरबोला या हाइपरबोला लाइन या हाइपरबोलिक ग्राफ। लेकिन अगर वो पहले से आपको प्रेशर दे और 1/v दे, 1/v v नहीं है, ये 1/v है, और 1/v का मतलब क्या होगा कि पहले से इन्वर्स हुआ है। तो यानी प्रेशर, इस बात से हमें पता चला प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। प्रेशर 1/v के डायरेक्टली है, इन्वर्सली तो वॉल्यूम के है। तो इस वजह से जो प्रेशर और 1/v का ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, डायरेक्टली बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा सवाल इंटर एग्जाम का गलत हुआ था, मैं वहां हाइपरबॉलिक लगा के आया था, वहां स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो इस तरह का सवाल एमटीकैट में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बॉयल्स लॉ। अब नेक्स्ट होगा चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की फिर आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। यस, द फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस ऑफ वॉल्यूम, the fixed mass of a gas of volume is directly proportional to the temperature in Kelvin। स्लैश डाल के लिखेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉमा एट कांस्टेंट प्रेशर। The fixed mass of a gas of a volume is directly proportional to the temperature in Kelvin, comma slash absolute temperature at constant pressure। यानी अब इस स्टेटमेंट का क्या है कि किसी भी एक फिक्स मास का वॉल्यूम ले लें, वो बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने की एप्लीकेशन से। ठीक है, तो अगर आपसे कोई चार्ल्स लॉ की इक्वेशन पूछ ले तो वो बनेगी, जैसे कि डायरेक्ट में क्या था, प्रोडक्ट क्या होता है, इनवर्स होता है। यहां क्या बनेगा, V is inversely proportional to T at constant pressure and V over T is directly proportional to K। So these prove that volume is directly, oh sorry गलत कर दिया, this prove that volume is directly proportional to the temperature and these also prove that the volume is directly proportional to the temperature। ठीक है, क्योंकि यहां से हम लोग जब ये डायरेक्ट का साइन हटाते हैं तो फिर यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगता है और ये बनेगा, फिर हमें ये बनता है। ठीक है, अब क्या है कि जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये इस तरह बन जाएगी, V1 over D1 equal to V2 over T2। सही है। अच्छा, मैंने एक और जब स्टेटमेंट लिखवाई है तो स्टेटमेंट में एक खास वर्ड बोला है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये बातें याद रखनी है, आगे काम आएंगी। और दूसरी बात मैंने बोला है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। इट इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, टेम्परेचर इन केल्विन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब सुनो, चार्ल्स लॉ सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं होता, चार्ल्स लॉ केल्विन के टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है। इस वजह से डेफिनेशन के अंदर भी ये बात लिखवा दी है कि टेम्परेचर इन केल्विन, द फिक्स्ड मास ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, या उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह दो। ठीक है, अब हम इस बात को भी समझेंगे
चार्ल्स लॉ का भी एक ग्राफ है, तो हम उसको भी अभी देखते हैं, ठीक है। चार्ल्स लॉ का ग्राफ, चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनेगा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ग्राफ। चार्ल्स लॉ के ग्राफ की स्पेशलिटी ये है कि चार्ल्स लॉ के ग्राफ में लाइन बिल्कुल बॉटम और इक्वेटर से नहीं उठती, वो थोड़ा सा ऊपर करके उठती है, ठीक है। प्रूफ तो हो रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन ये लाइन यहां से नहीं उठती है, ठीक है, जीरो इक्वेटर से नहीं उठेगी, बल्कि ये लाइन आपके पास पीछे भी जाएगी। मैं फिर ये जुमला दोहरा देता हूं, सेंटीग्रेड में ये एप्लीकेबल नहीं है। चार्ल्स लॉ भी समझ लो, ग्राफ भी। इन सेंटीग्रेड इट इज नॉट एप्लीकेबल, केल्विन में एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये ग्राफ पीछे जाता है और पीछे जाके जिस पॉइंट पे ये खत्म होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं, और ऐसा पॉइंट जो मैंने पीछे पढ़ाया था जहां पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, ठीक है। और यहां पर आपके पास टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो हो जाती है 0 केल्विन, और वॉल्यूम भी बिल्कुल जीरो हो जाता है, 0 केल्विन 0 वॉल्यूम। और अगर हम वही पुरानी सेंटीग्रेड में याद करें, -273.15 सेंटीग्रेड, 460 फ़ारेनहाइट, -460। तो ये सारी बातें भी प्रूव होती हैं, लेकिन सेंटीग्रेड में ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू अलग है, उसको याद रखना है। लेकिन ये एब्सोल्यूट पॉइंट की वैल्यू आ गई तो मैंने सबकी दोबारा याद करवा दी, लेकिन ये ग्राफ सेंटीग्रेड में एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना, सही है। सेंटीग्रेड में एप्लीकेबल नहीं है, ये केल्विन में एप्लीकेबल है, ठीक है। सो इट इज absolute zero temperature, not the absolute temperature. ये 0 Kelvin is a absolute zero temperature, ठीक है। जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर -273 और केल्विन का +273 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 केल्विन, और यहां से आ जाता है 0 केल्विन। एक सवाल करवा देता हूं, अब हम देखेंगे ग्राफ, सॉरी ग्राफ हो गया, क्वेश्चन करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एट 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 22.4 dm cube, at 2 degree Celsius it is 44.8 degree dm cube, is it right? क्या ये सही है? क्या ये सही है? At 1 degree Celsius volume is 22.4 dm cube, at 2 degree Celsius volume is 44.8 dm cube, सही है? तो is it right? It is not right, it is wrong. Why? Because temperature and volume relation is Charles law, and Charles law is not applicable in centigrade scale, so it is not right. So what is right? Right is about 1 Kelvin equal to 22.4 dm cube, इस तरह होता, और 2 केल्विन पे अगर 44.8 dm क्यूब होता, सपोज कुछ भी रीडिंग हो सकती है, बढ़ गया, सो दैट राइट, ये राइट हो सकता है कि अगर आपको बोले सेंटीग्रेड में दे और केल्विन में दे, तो
फिर आपने राइट क्या है, केल्विन में बढ़ता है हमेशा, सेंटीग्रेड एप्लीकेबल नहीं है। एक और क्वेश्चन है, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन एब्सोल्यूट मीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले यहाँ तो पहले लिखवाए हैं तो ठीक है, नहीं लिखवाया मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले छोटे से अलग अलग के लिए आपने याद रखना है, जैसे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए मोनोएटॉमिक गैस के लिए होती है 3/2 kT, ठीक है। 5/2 kT होती है डाई के लिए, और पॉली के लिए होता है 3 kT। सॉरी अबाउट राइटिंग, मेरी राइटिंग ऐसी ही है, अच्छी थी बट अभी फिलहाल ऐसी है, ठीक है। सो मोनो के लिए 3/2 kT, डाई के लिए 5/2 kT एंड पॉली के लिए 3 kT। ओके, सो क्वेश्चन है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन लिख दूं, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वैल्यू ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज, हाँ भाई देख लेते हैं, कोई भी ले लो यार, ये ले लो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे केल्विन वैसे ले होते हैं और केल्विन की क्या वैल्यू होती है, जीरो होती है। सो इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। सो राइट आंसर इज जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन अदर एनर्जी जीरो नहीं होंगी। अदर रेजिस्टिंग इंसिस्टिंग एनर्जी जो भी हैं वो जीरो नहीं होंगी, सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही जीरो होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पास्कल लॉ या लॉ ऑफ प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ प्रेशर या पास्कल लॉ, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट लिख लो, द फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस ऑफ अ प्रेशर is directly proportional to the temperature at constant volume. The fixed mass of a gas of a pressure is directly proportional to the temperature at constant volume, ठीक है। अच्छा जी, pressure is directly proportional to the temperature at constant volume। so ये प्रूव होता है ऐसे, एंड P1 over T1 equal to P2 over T2, that's proved, ठीक है। यही पहले करते आ रहे हैं, इक्वेशन बना देते हैं, और ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है बिकॉज न्यूमेरिकल्स में, एमसीक्यूज में इन इक्वेशन का सहारा लेना होता है, सही है। अच्छा, ग्राफ की बात करें तो सिंपल सा ग्राफ है, पीटी ग्राफ बन जाएगा और डायरेक्ट होगा तो स्ट्रेट लाइन,
द ग्राफ ऑफ पास्कल लॉ या लॉ ऑफ प्रेशर इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम थोड़ी कहानी घुमाते हैं, कुछ फार्मूलाज याद करते हैं। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला सबको याद होता है भाई, PV इक्वल टू nRT, याद करना है। फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला खुलता है मास ओवर मोल RT, और इससे हमारे पास एक और फार्मूला बनता है PM इक्वल टू रो RT। इस इक्वेशन से भी प्रेशर और डेंसिटी प्रूव होते हैं और बॉयल्स लॉ से भी प्रूव होते हैं। असल तो बॉयल्स लॉ से प्रूव होते हैं, फिर उसके बाद इससे भी प्रूव होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक कॉम्बिनेशन वाला P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इन इक्वेशन के जब न्यूमेरिकल आते हैं तो इसका शॉर्टकट अभी बता रहा हूं, जो गिवन होगा वो रख दो, जो गिवन नहीं होगा वो नहीं रखो, बस इतना, आंसर सही आएगा। ठीक है, P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ठीक है, उसके अलावा एक और फार्मूला है PV इक्वल टू NKT। जिस तरह हम वो एब्सोल्यूट मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के अंदर 3/2 KT भी ले रहे थे, 3/2 R2 भी ले रहे थे, RT भी ले रहे थे, तो यहाँ nRT बराबर हो जाएगा NKT के, जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, तो यहां से प्रूव होता है PV इक्वल टू NKT एंड N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, नजर आ रहा है? ओके, K is Boltzmann constant 1.38 exponent minus 23 joule per Kelvin, एंड K का अगर एक और खोलना चाहें तो वो फार्मूला भी याद होना चाहिए, R/N है। तो ये कुछ फार्मूलाज थे कि जिन्हें याद करना जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं वो हीट एंड टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये वैसे पीएमसी के सिलेबस का हिस्सा थे, लेकिन आप लोगों का क्या भरोसा, आप लोगों का आ चुका है पीएमडीसी और वो तो कहीं से भी सवाल बनाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरी कोशिश है मैं पीएमसी पूरा करूं, थोड़ा बहुत रिव्यू दे के जाऊं दूसरे का भी। ठीक है, ये जो पढ़ा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब में तो इतना ही लिखा हुआ है, इससे जो अगर ज़्यादा लिखा हुआ तो कमी पेशी माफ़ करना। ठीक है, सो मेन टॉपिक्स तो यही होते हैं इस चैप्टर के। अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हीट एंड टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट और गैसेस लॉज वगैरह जितने भी थे। अब हम इस चैप्टर के एक और नेक्स्ट या लास्ट भी कह सकते हैं हिस्से की तरफ जा रहे हैं, उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। कभी कभार जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, उन्हें भी रहमदिली आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इस चैप्टर में से आसान सवाल उठाते हैं, और इतना आसान सवाल उठाते हैं मैं आपको अभी वो करवाऊंगा, सीधी सीधी स्टेटमेंट उठा लेते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर को भी कभी रहमदिली आती है। जैसे वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एनटीएस के एक पास पेपर में मैंने देखा था, पूरी स्टेटमेंट दी हुई थी और पूछा था कौन सा लॉ है। ठीक है, तो कभी कभार रहमदिली आ जाती है। हर तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, आसान से आसान को भी रट के जाओ, मुश्किल से मुश्किल को भी रट के जाओ।
ठीक है, अच्छा जी। अब हम जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की जानिब। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं, डायनेमिक्स भी कह सकते हैं, विच इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, अच्छा। थर्मो का मतलब होता है बेटा हीट। क्या होता है? हीट। एंड डायनामिक्स का मतलब होता है ट्रांसफर। यानी इस एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स के अंदर, इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं हीट के ट्रांसफर। हीट वो एप्लीकेशंस, वो प्रोसेसेस जिनसे हीट ट्रांसफर हो रही होती है, वो सिस्टम जिनमें हीट ट्रांसफर को फिनोमेना हो रहा होता है, वो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, एक होता है डायनेमिक्स का वर्ड, एक होता है स्टैटिक्स का वर्ड। स्टैटिक्स का वर्ड जब भी आता है उसका मतलब होता है एट रेस्ट, और डायनेमिक्स का वर्ड जब भी आता है उसका मतलब होता है एट मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक मतलब ये भी है कि हीट इन मोशन और हीट इन ट्रांसफर, मोशन और ट्रांसफर तकरीबन सेम है। सो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होगा हीट ट्रांसफर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 3 लॉ इंपॉर्टेंट हैं, एप्लीकेबल है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। ठीक है, बेटा आराम हुसैन नहीं करें, अजहर ताऊ मारेंगे आके, उनके कबूतर हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जीरोथ लॉ, और मैंने भी आपसे बताया कि इसकी भी एक बार स्टेटमेंट आ गई थी। ठीक है, तो जीरोथ लॉ को हम असल में कहते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है, पहचान लोगे खुद ही, बस लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ इज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, जब दो बॉडीज को अटैच किया जाए और एक हॉट हो और एक कोल्ड हो, तो उनमें एनर्जी चेंजेस का फिनोमेना होता है और हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, अनटिल कि इनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? ये होगा थर्मल इक्विलिब्रियम। और इस थर्मल इक्विलिब्रियम पे इन दोनों की हीट अब कांस्टेंट हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और अब चेंज नहीं आएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जब हॉट और कोल्ड को या दो बॉडीज को मिलाया जाए जिनमें एनर्जी डिफरेंस है, तो एनर्जी चेंज होता है जब तक के इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट मैं किसी की लिखवाना नहीं चाहता, स्टेटमेंट आप लोग सेकेंड ईयर की जब थ्योरी पढ़ रहे होते हो तभी याद कर लेते हो, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी लिख लेता हूं, शायद स्टेटमेंट भी ऐसे ही बने, लिख लो। व्हेन हीट एनर्जी del Q is supplied to system is always equal to the sum of internal energy and work done। एक्चुअली यही बेसिक डेफिनेशन है। जब किसी भी सिस्टम को हीट दी जाती है तो वो बराबर होती है उसकी इंटरनल एनर्जी के प्लस में वर्क डन के। सपोज मेरे पास ये एक सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम ही कह दो, एक सिस्टम है लाइक फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऊपर है, हार्ड वॉल्स हैं इसकी और कंडक्टिंग बॉटम है, हीट दे सकते हैं। हम इसको हीट देते हैं तो जो इसकी हीट है वो सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है एंड सो ऑन। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। कुछ तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और कुछ जो है वो क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेशर लगा के इस पिस्टन को ऊपर ले जाएंगे। जब इस पिस्टन को ऊपर ले जाएंगे हम कहेंगे इसने वर्क डन किया है। तो हीट जो देते हैं वो दो चीजों में बंट जाती है, इक्वल होती है, सम ऑफ वर्क डन एंड सम ऑफ एंड दी काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन। सो यही है, हीट एनर्जी सप्लाई टू अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू दी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक है, अब हम सिंध वाले बच्चे याद रखें दो बातें कि बच्चों आप और फेडरल वाले थोड़े अलग हो। ठीक है, सिंध का पेपर अब सिंध से आएगा तो अब फेडरल से थोड़ा बहुत हमसे इख्तिलाफ है। ठीक है, मान लो इस बात को, हमें है क्या मतलब है कि किताबें थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों को, जो ज्यादा सिंध के बच्चे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि साइन कौन से यूज करने हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है ना, न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं। आप फेडरल वाला साइन याद करके जाओगे, सिंध वाला लगाना होगा, गलत करके आ जाओगे और शायद इस तरह के सवाल भी आए हो। ठीक है, तो साइन यूज देखते हैं हम। ठीक है, साइन यूज में नंबर 1 पर है, देखो हम डेल क्यू पॉजिटिव कब लेंगे, डेल क्यू नेगेटिव कब लेंगे, डेल यू यानी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब लेंगे, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब लेंगे, वर्क डन पॉजिटिव कब लेंगे, वर्क डन नेगेटिव कब लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट समझ आ गया। जब आपके पास वर्ड आ जाए हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, या दूसरा वर्ड आ जाए सिस्टम एब्जॉर्ब हीट, ये दो वर्डिंग आ जाए तो ये होगा डेल क्यू पॉजिटिव। अगर आ जाए सिस्टम रिजेक्ट हीट
यहां आ जाए हीट टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम, तो आएगा डेल क्यू नेगेटिव। ठीक है, अब फेडरल वाले क्या करते हैं, जब रिजेक्ट करती है हीट तब पॉजिटिव लगाते हैं, है? अब है डेल यू पॉजिटिव। डेल यू पॉजिटिव होगा जब सिस्टम में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, और डेल यू नेगेटिव कब होगा, जब सिस्टम में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, अब वर्क डन कब होगा, सिंध वाले ये तमाम बातें याद रखेंगे, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क डन रिमेन पॉजिटिव, यानी एक्सपेंशन प्रोसेस। और नेगेटिव कब होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम या कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, जब ये साइन इस वजह से, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपके पास हीट सप्लाइड का वर्ड भी आ सकता है, हीट एब्जॉर्ब का, रिजेक्ट का, टेकन आउट का, इस तरह के वर्ड आएंगे। तो पॉजिटिव कब डेल क्यू पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा अगर आप साइन गलत पुट करोगे तो। ठीक है, सो डेल क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब हीट सप्लाई करेंगे, जब हम खुद से हीट देंगे, जब देखेंगे कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसे इसका एक साइन याद रख लेते हैं, ऐसे करेंगे जब हीट दे रहे हैं, सिस्टम को हीट दे रहे हैं। ठीक है, और जब सिस्टम से हीट निकल रही है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, आ रहा हूं, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, आ रहा हूं, पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम और कंप्रेशन, नेगेटिव। यहां तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, साइन याद रख लें। अब नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।